के 6 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। प्रधानमंत्री मोदी यानी जीत की गारंटी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को ही दिया जा रहा है। ये उन्हीं की मेहनत का आप नतीजा कह सकते हैं जो आज दिल्ली में विजय पर्व मनाने की तैयारी कर रही है बीजेपी। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये जश्न की तैयारी, ये आप कह सकते हैं दिवाली का शुभारंभ हो चुका है बीजेपी के लिए। पटना से दिल्ली तक जीत का जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि धमाकेदार जीत बिहार विधानसभा चुनाव में और साथ ही साथ जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी कमल खिला है। तो ये धमाकेदार जीत, ये शानदार कामयाबी जो मिली है बिहार विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ उपचुनावों के जो नतीजे हैं उसके बाद ही आप देख रहे हैं जश्न का माहौल इस वक्त बीजेपी में। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं जहां पर वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो उनका विजय संदेश अब से कुछ ही देर में, पर ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, जो उत्साह इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच नजर आ रहा है क्योंकि बहुत ही कांटे की टक्कर थी, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला महागठबंधन और बीजेपी गठबंधन के बीच, लेकिन विजय हुई बीजेपी जेडीयू गठबंधन की। इस वक्त हम सीधे चलेंगे, हमारे सहयोगी रविंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं जो कि बीजेपी मुख्यालय में ही मौजूद हैं जहां पर आप ये देख रहे हैं इस वक्त ये जश्न मनाया जा रहा है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। रविंद्र, ये ब्रांड मोदी की चमक, ये ब्रांड मोदी की चमक जिसके सामने सभी धराशायी हो गए, सभी फीके पड़ गए। हालांकि कांटे की टक्कर थी लेकिन हारी हुई बाजी जो है वो किस तरह से अपने पक्ष में की जाती है, ये कोई प्रधानमंत्री मोदी से सीखे। बिल्कुल मीमांसा, और ये आप और हम 2014 के बाद लगातार कई राज्यों में देखे हैं जहां पर काफ़ी कड़ा मुकाबला भी हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा करिश्मा रहा, उनके डेवलपमेंट का जो एजेंडा रहा, लोगों ने स्वीकार किया। आप उत्तर प्रदेश में किसको भरोसा था कि इतनी बड़ी सीटें आएंगी, इतनी बड़ी जीत होगी? उसमें योगी नहीं थे, सिर्फ मोदी था, कोई चेहरा नहीं था उत्तर प्रदेश में, लेकिन सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनके करिश्मे पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बीजेपी आ गई। अब उसी तरह से बिहार में, जहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ इतनी नाराजगी थी और आपने देखा कि फर्स्ट फेज में पूरा स्वीप कर गया आरजेडी और महागठबंधन, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 जो रैलियां हुई उसमें से अधिकतर रैलियां कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां पर एनडीए के पक्ष में वोट लाने में काफ़ी कामयाब हुए। तो कहीं ना कहीं ब्रांड मोदी कामयाब है और उसकी काट विपक्ष के पास नहीं है। कई तरह के आरोप लगे पिछले, आप देखें 6-7 साल में, 2019 से पहले आपने देखा राफेल हो या कई तरह की बातें, लेकिन बावजूद उसके वो फीका नहीं पड़ रहा। और यही एक ब्रांड मोदी है जो मजबूती से, लगातार मजबूती से आगे बढ़ते जा रहा। और इसी का नमूना आप बीजेपी दफ्तर में देख सकते हैं, जो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं सिर्फ एक ही नारा लगा रहे, मोदी मोदी मोदी, जो हम लोग लगातार कई सालों से सुनते आ रहे हैं। और उनका कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। जाहिर तौर पर जिस तरह से बिहार में नतीजे आए हैं वो साफ दिखा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। अब से थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बड़े बड़े नेता, उनका सुरक्षा दस्ता भी यहाँ पर है, कार्यकर्ता भी हैं जो उसमें जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं, जो अक्सर बीजेपी की रैलियों में लगते रहे हैं, समारोहों में लगते रहे हैं। तो जय श्री राम, मोदी मोदी, भारत माता की जय, ये लगातार यहाँ पर कई घंटों से कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के इंतजार करते हुए ये नारे लगा रहे हैं। जी रविंद्र, कोरोना महामारी के बीच ये देश में पहला बड़ा चुनाव और जो ब्रांड मोदी है उसकी चमक और भी ज्यादा मजबूत हुई है क्योंकि हमने देखा लॉकडाउन हुआ, लोगों की नौकरियां भी गईं, रोजगार को, विकास को बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की वहां पर महागठबंधन ने कोशिश की। लेकिन ये नतीजे बताते हैं कि रोजगार अगर कोई दे सकता है, विकास कोई कर सकता है, तो कहीं ना कहीं जो विश्वास है वो प्रधानमंत्री मोदी पर आकर ही थम जाता है, टिक जाता है। बिल्कुल मीमांसा, आप देखिए कि बिहार का ही नमूना आप देखिए, जहां पर तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहले ये कहते हैं कि वो 10 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन लोगों को भरोसा उतना नहीं हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी या फिर एनडीए ये कहा कि 19 लाख लोगों को हम रोजगार मुहैया कराएंगे, नहीं, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। इस पर लोगों को भरोसा हुआ बिहार वासियों को, क्योंकि जब तेजस्वी को 10 लाख पैदा करेंगे, 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे,
तो सबके जहन में यही आया कि 15 साल के शासन में तो आपने रोजगार छीन लिया, हजारों लाखों बिहारी जो निवासी थे उनको आपने दर बदर कर दिया, प्रवासी हो गए, और कोरोना में वही लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित हुए। और जो पीड़ित हुए उनको किस तरह से मदद दी गई केंद्र सरकार द्वारा, ये सब ने देखा। और कई क्षेत्रों में बिहार के इसी कारण से जो प्रवासी थे, जो उनका कहना था कि हमें मोदी ने राशन दिया है, मोदी ने पैसा दिया है, और यही वजह है कि कोरोना के कारण भी प्रवासी जो लौटे, इतनी दिक्कतों में लौटे, उन्होंने मोदी ब्रांड पर भरोसा किया, बीजेपी को वोट दिया, एनडीए को वोट दिया। तो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर राहुल गांधी या विपक्ष जो भी आरोप लगाते रहे हों, लेकिन जाहिर तौर पर है कि देश की जनता ये मान के चल रही है कि कोरोना से अगर बचाव किसी तरह से हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी की नीतियों के कारण से हो रहा है। जी, और एनडीए तो जीता ही है रविंद्र, लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी तो इस बात की होगी कि बिग ब्रदर की भूमिका में आ चुकी है बीजेपी पार्टी बिहार में। नीतीश कुमार की पार्टी से भी कहीं ज्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब, और अब जो बीजेपी का कंट्रोल होगा नई सरकार में वो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा। मीमांसा 2005 में जब नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपना नेता चुना था, उस समय जनता दल यूनाइटेड एक छोटी सी पार्टी थी बिहार की, और उसके नेता थे नीतीश कुमार। बीजेपी बड़ी पार्टी थी बिहार में भी, लेकिन बिहार में सामाजिक समीकरण और लालू यादव की काट के लिए उनके दोस्त को ही चेहरा बनाया गया जो ओबीसी के थे, और ये स्वर्गीय अरुण जेटली, प्रमोद महाजन ने कन्विंस किया नेतृत्व को, उसमें अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी को, और वो नेता बने। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि हमेशा छोटे भाई की भूमिका में रहा बिहार में बीजेपी। इस बार पहली बार बड़े भाई की भूमिका में है, और बड़े दिल से आज थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो कहीं ना कहीं वो क्लियर भी हो जाएगा पिक्चर, जो कह सकते हैं अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कहीं न कहीं छोटे भाई से बड़े भाई की भूमिका में निभाते हुए भी बड़े दिल के बीजेपी या बड़े दिल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को उतनी ही अहमियत देने जा रहे हैं अगले आने वाले दिनों में। तो ये है बीजेपी के नेताओं का, नामंत्रियों का। और जैसा कि रविशंकर प्रसाद से आपने देखा भी होगा कि आज बातचीत में उन्होंने कहा भी कि बीजेपी से पुराने संबंध नीतीश कुमार के रहे हैं, और हम दोस्ती निभाना जानते हैं। हमको कोई छोड़ता है, हम छोड़कर किसी को नहीं जाते हैं। इसका उदाहरण चिराग पासवान है, बिहार में वो छोड़ के गए और उनका सुपड़ा लगभग साफ हो गया। और रविंद्र, ये जीत तो बीजेपी के लिए जरूरी भी बहुत थी, और ये बिल्कुल इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगी, क्योंकि हम देख रहे थे कि बीच में थोड़ी पकड़ कहीं ना कहीं कमजोर होती जा रही थी बीजेपी की, जो हमने देखा राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में। हालांकि मध्य प्रदेश फिर उनकी झोली में आ गया, लेकिन यहाँ पर जबरदस्त टक्कर विपक्ष भी देता हुआ दिखाई दे रहा था, और ऐसे में ये जीत बहुत ही जरूरी थी बीजेपी के लिए। बिल्कुल देखिए, ये जीत इसलिए भी जरूरी थी कि बिहार के बाद बंगाल में है, और यहाँ पर विकास, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, ये तीन ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर, और मोदी का चेहरा, मोदी का करिश्मा तो था ही, इन तीनों को लेकर कहीं ना कहीं आपने रैलियों में देखा, भाषणों में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने इसका कहीं ना कहीं जिक्र, राम मंदिर का भी जिक्र हुआ है, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, सबका जिक्र हुआ। और ये अगर यहाँ पर फेल हो जाता तो जाहिर तौर पर बंगाल में ममता बनर्जी को एक मौका मिल जाता, जो बीजेपी की नज़रों में सॉफ्ट हिंदुत्व का खेल वहाँ पर खेल रही है, सियासी खेल। और बीजेपी कहना कि जो ओरिजिनल हिंदुत्व हम हैं, तो सॉफ्ट हिंदुत्व को कोई एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर बिहार में फेल हो जाता तो ममता वहाँ पर हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ जाती, राष्ट्रवाद के मामले में वहाँ फ्लॉप हो जाता, और विकास का कोई एजेंडा नहीं रहता। ममता कहती कि हमने विकास किया। इसलिए ये जीत बहुत जरूरी थी बिहार के लिए, बीजेपी के लिए, जिससे कि बंगाल का रास्ता साफ हो सकता है, ऐसे बीजेपी के नेताओं का मानना। और दूसरी बात यह भी कि जो विपक्ष एक हमेशा किसी भी मौके पर एक सोचता है कि हम एकजुट हो जाएं, वो एकजुट अब नहीं हो सकता है फिलहाल आने वाले दिनों में, क्योंकि यहाँ पर महागठबंधन, ओवैसी सब बिखर गए हैं आने वाले इस नतीजे के बाद। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक विन विन सिचुएशन है, बिहार, उसके बाद बंगाल। जी बिल्कुल, और ये 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी, लोगों में नाराजगी भी थी, गुस्सा भी था नीतीश कुमार के खिलाफ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 12 रैलियों का कमाल ही कहिए कि जहां जहां गए वो, और जो वोटर है वो खिंचता चला गया, और जीत एनडीए की ही हुई। तो ये है ब्रांड मोदी का कमाल। ब्रांड मोदी की लहर अभी भी देश में बरकरार। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो जीत की गारंटी है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद,
मोदी है तो एग्जिट पोल गलत साबित हो सकता है। मोदी है तो 15 साल की सत्ता विरोधी लहर खत्म हो सकती है। क्यों मोदी इस देश के सबसे बड़े ब्रांड है? मोदी मोदी मोदी, पक्ष हो या विपक्ष, पाकिस्तान हो या चीन, अर्थव्यवस्था हो या राजनीति, देश हो या विदेश, सबसे बड़े ब्रांड है मोदी। फैसलों से चौंकाने वाले, समाज के आखिरी तबके की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी देश की राजनीति धुरी हैं। सामाजिक क्रांति के प्रधानमंत्री सबसे बड़े चेहरे हैं, कूटनीतिक के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और हर हार को जीत में बदलने वाले बाजीगर हैं। सरकारें नामुमकिन मानती रही, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। ब्रांड मोदी आज कितने बड़े हैं इसे केवल एक तथ्य से समझिए कि जब 2014 में वो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मनोनीत हुए थे तो नीतीश कुमार ने उनका विरोध करते हुए एनडीए छोड़ दिया और आज 2020 में नीतीश कुमार की जीत केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी की वजह से मुमकिन हो पाई है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी नेतृत्व है देश का। ये हमको बहुत गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर। इन चुनावों ने दिखा दिया कि देश ने नरेंद्र मोदी के कोरोना के मैनेजमेंट को स्वीकारा है। साफ है कि साल 2014 में सत्ता के शीर्ष पर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी अब सबसे बड़े ब्रांड हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2014 के बाद लगातार प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं और फैसलों से आगे बढ़ते गए। विपक्ष हमलावर रहा और पूरब से पश्चिम तक प्रधानमंत्री मोदी लगातार एक के बाद एक चुनाव जीतते चले गए। 2019 में फिर से प्रचंड बहुमत से वो प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये साफ दिखता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने फैसलों में गजब का तालमेल रखते हैं। एक और गरीबों, किसानों, महिलाओं से जुड़े फैसले लेते हैं और दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक, चीन के खिलाफ कार्रवाई जैसे बेहद कठोर फैसले भी लेते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार चुनाव में एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था जो ये साबित करता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी घर घर में पहुंच चुके हैं, हर किसी की उम्मीद बन चुके हैं। वीडियो में मैंने देखा, बिना लाग लपेट के एक ही सांस में उस महिला ने कहा, मोदी हमरा के नल दहलन, मोदी हमरा के लाइन दहलन, बिजली दहलन, मोदी हमरा के कोटा दहलन, राशन दहलन, मोदी हमरा के पेंशन दे ताड़े, मोदी हमरा के गैस दहले, उनका के वोट ना देवे ता तोहर के देव। कोरोना काल में जब देश पर सबसे बड़ा संकट आया तो प्रधानमंत्री केवल एक निवेदन पर करोड़ों लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के लिए थाली, घंटी और ताली बजाई। तो आप देख रहे हैं ये बिहार में विजय हुई है और जश्न मनाया जा रहा है दिल्ली में। अब से कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है और ये विजय संदेश को जारी करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के नाम आप देख रहे हैं कितने ज्यादा उत्साहित हैं बीजेपी कार्यकर्ता, क्योंकि जिस तरह की कांटे की टक्कर बिहार में नजर आ रही थी महागठबंधन की ओर से, जिन मुद्दों को उठाया जा रहा था, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, और जो भारी भीड़ जुट रही थी तेजस्वी यादव की रैलियों में, उससे चिंता की लकीरें जरूर खिंच गई थी बीजेपी के नेताओं के चेहरों पर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर पहुंचकर पूरी तरह से बाजी पलट दी। पासा पलट गया जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार शुरू हुआ। 12 मिलाकर कुल रैलियां जिनको उन्होंने संबोधित किया, बिहार पहुंचकर जनता को अपने साथ जोड़ा, उन्हें विश्वास दिलाया कि विकास अगर कोई उनका कर सकता है, रोजगार के मौके अगर कोई दे सकता है तो वो बीजेपी पार्टी ही है। और जो नाराजगी, जो गुस्सा नीतीश कुमार के खिलाफ था, उसको पूरी तरह से वहां के माहौल को उन्होंने बदल दिया।
अब देख रहे हैं जश्न तो चल ही रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर इंतजार किया जा रहा है। रविंद्र, 6 बजे का वक्त बताया जा रहा था, अभी और कितना इंतजार? पीएम कब पहुंचेंगे? देखिए मेहमान साहब, मैं अब दिखा दूं स्टेज पर जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाषण देना, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है स्पीच के लिए भी, और जो अन्य जो सुरक्षा से लेकर वो सभी तैयारियां एसपी जी के अलावा। तो कहीं ना कहीं चंद मिनटों बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि उनका एक अर्लियर कार्यक्रम भी था, ऐसा कहा जा रहा है, जिसके चलते 15-20 मिनट का और समय लग सकता है। लेकिन यहाँ पर पूरी तैयारी है प्रधानमंत्री का, और कार्यकर्ता भी काफ़ी उत्साहित होकर उनका इंतजार कर रहे हैं। तो लेकिन वही बात है, ब्रांड मोदी फीका नहीं पड़ रहा है, और यही चिंता के विषय राहुल गांधी के लिए भी है, तेजस्वी के लिए भी हो रहा है, अखिलेश यादव के लिए भी है, मायावती, और आने वाले दिनों में ममता बनर्जी के लिए भी हो सकता है। जी, लेकिन बिहार में विजय के बाद तो बंगाल में विजय का रास्ता भी साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है रविंद्र, और इसी वजह से शायद ये जो जश्न की हम तस्वीरें देख रहे हैं, वो दिवाली शुभारंभ जो है वो अभी से हो गया है बीजेपी के लिए। विजय पथ तैयार हो रहा है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल विजय पथ तैयार हो रहा है। विजय पथ पर आगे बढ़ने की ही तैयारी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो एक आप देखिए कि पिछले 6 साल से जो रणनीति बीजेपी बनाते रही है, खासकर पूर्व अध्यक्ष अमित शाह और मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें सब रणनीति के पीछे अगर केंद्र में कोई रहता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। उनकी कितनी रैलियां होगी, कहाँ कहाँ रैलियां होगी, कौन कौन सा विषय वो जनता के सामने रखेंगे, ये सब टाई अप होता। और एक तरह से कहा जाए कि वो जनता के बीच में क्लिक भी करता रहा है, ये आपने देखा होगा। और यही डर अगर है किसी को तो टीएमसी को है। और आपने देखा कि टीएमसी इससे ध्यान हटाने के लिए या मोदी ब्रांड को फीका करने की कितनी कोशिश की, हाथरस तक पहुंच जाते हैं, संसद के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं पूरे रात भर, लेकिन उसका शायद कोई उतना असर नहीं पड़ता दिख रहा। हाँ, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एक ब्रांड हैं, वो इसको बीजेपी के नेता भी मानते हैं, जनाधार वाली नेता हैं। और जनाधार वाली नेता को काटने के लिए सबसे बड़ा जनाधार वाला कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देखिए कि जब भी वो पश्चिम बंगाल गए हैं तो किसी न किसी वो वहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं हुआ, विकास की ही बात वहाँ करते रहे हैं। लेकिन जब मई में चुनाव होने वाले हैं तो उसके पहले जब रैलियों में जाएंगे तो जाहिर तौर पर ममता दीदी जो कहते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी काट को दिखाएंगे जनता के सामने कि ममता बनर्जी पिछले जो कई सालों से जो राज कर रही है, किस तरह से पिछड़ा दिया, किस तरह से तुष्टीकरण की बात कही है, किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को वहाँ पनाह दिया गया, किस तरह से जो राष्ट्रवाद की बात करता है, जो हिंदुत्व की बात करता है, उसके खिलाफ किस तरह से पुलिस कार्रवाई होती है, या टीएमसी बीजेपी के जो नेता कहते हैं, टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रांड मोदी जब पश्चिम बंगाल में उतरेगा तो ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा अगर कोई चुनौती होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बीजेपी के बड़े नेता खासकर अमित शाह का भी कहना है कि जो लोकसभा चुनाव 2019 के जो आंकड़े रहे उसको देखते हुए विधानसभा चुनाव में हम लोग 200 पार जाएंगे, जैसा कि वो नारा भी दे रहे हैं। 125 से ज़्यादा सीटें अभी भी लोकसभा अगर देखा जाए 40% आया था, 3% का अंतर था दोनों दलों में, तो उसके हिसाब से 125 से ज़्यादा सीटें आ रही थी। उसके बाद से जो रणनीति बनाई गई है तो 200 पार, तो जाहिर तौर पर अमित शाह की रणनीति और ब्रांड मोदी ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चुनौती होगा। और बीजेपी का ना इस बार नहीं तो फिर कब। देखिए रविंद्र, जेपी नड्डा तो वहां पहुंच ही गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार वहां पर किया जा रहा है, और ये मुख्य रणनीतिकार और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तो ये बहुत से जो जब ये सोच होती है पार्टी की, जब चुनावों में इस तरह के नतीजे देखने को मिलते हैं जो बहुत ही उत्साहवर्धक होते हैं, जो कामयाबी हासिल की जाती है, उसके पीछे के जो चेहरे हैं जो दरअसल ये रणनीति बनाते हैं, ये उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि ये जश्न मनाने का मौका जो है वो कार्यकर्ताओं को मिल पाता है। रविंद्र, जेपी नड्डा को तो हम देख पा रहे हैं, और मैं उस सोच की बात कर रही हूं जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। और देखिए बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा, किसको अपने साथ जोड़ना है, किसको जाने देना है। जो हमने देखा कि चिराग पासवान जा रहे थे, उसको लेकर जो स्ट्रैटेजी बनाई गई, एक ही तीर से 2 निशाने साधे गए, और कैसे कामयाबी जो है अपनी झोली में डाली जाती है, उसके पीछे की ये रणनीति। और ये हम रणनीतिकार आते हुए देख रहे हैं धीरे धीरे। जो मुख्य स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो तो सबसे बाद में आएंगे, लेकिन जेपी नड्डा को हम इस वक्त देख पा रहे हैं। बिल्कुल, इस कार्यालय में, पार्टी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं। बिहार चुनाव के लिए जो प्रभारी है, चुनाव प्रभारी में बिहार के जो प्रभारी हैं
भूपेंद्र यादव मोदी हैं, बाकी तमाम यहाँ पर बीजेपी के महासचिव और बाकी जो यहाँ का अधिकारी है वो सब यहाँ पर मौजूद है। सबको इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कुछ मिनटों बाद ही यहाँ पर आने वाले। लेकिन बीजेपी का एक परंपरा रही है पिछले 25-30 साल से और 20 साल से, तो आप हम सब देख रहे हैं कि जो रणनीति बनाई जाती है पर्दे के पीछे से, हर सीट हर इक्वेशन, और जो सोशल इंजीनियरिंग की बात कहा करते थे बीजेपी कहा करती थी, खासकर अरुण जेटली या उसके पहले प्रमोद महाजन कहा करते थे सोशल इंजीनियरिंग, और उसी सोशल इंजीनियरिंग को हर राज्य में हर सीट पर कैसे आगे बढ़ाना है वो रणनीति आज तक बनाई जा रही है। उसके तौर तरीके अलग हो गए होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक चेहरा एक उसमें कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा एड ऑन हो गया है, लेकिन रणनीति बनाने का वही तरीका है। वार रूम बनाया जाता है, सब कुछ तय किया जाता है, गठबंधन तय किया जाता है, कौन रहेगा कौन जाएगा। और जैसा कि आपने कहा एक बहुत अच्छा विषय कि चिराग पासवान वो एडमिन थे, खुद जेपी नड्डा उनसे बात किए, खुद अमित शाह उनसे बात किए, उनसे 2-2 घंटा बात किए, कई बार फोन पर बात की गई, लेकिन उनको शायद कुछ ऐसे सलाहकार मिल गए जो पहले अपने आप को ये लगता था या उनको कन्विंस कर दिए थे कि इस बार आप बीजेपी को छोड़कर अगर जेडीयू या नीतीश कुमार के खिलाफ हमला करेंगे तो आने वाले दिनों में आप एक बड़ा चेहरा वहाँ बन सकते हैं। और नतीजा आने के बाद जिस तरह से दावे किए हैं चिराग पासवान ने कि हमारा मकसद था वो पूरा हुआ, आधा मकसद पूरा हुआ, हम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, 2020 में तो साफ हो गया। और यही कहा जाता है कि जैसा बाप वैसा बेटा, लेकिन शायद वैसा बेटा नहीं निकले सियासत में फिलहाल, क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान भले ही मौसम वैज्ञानिक कहा जाता रहो, लेकिन वो हमेशा अपने हित में अपनी पार्टी के हित में फैसले लिया करते थे। आपने देखा कि 2005 में उन्होंने जब पहली बार चुनाव हुआ था नीतीश कुमार को सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन बाद में वो नीतीश कुमार के साथ ही आए। पहली बार वो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में नरेंद्र मोदी के साथ ही आए, वाजपेयी के साथ है। लेकिन ये बात जरूर है, ये चीज़ चिराग पासवान ने नहीं समझा। शायद उनके कुछ सलाहकार हवाई हो, ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना है। ज़मीनी सलाहकार जरूरी है उनके लिए, भले ही वो इस बार वो अलग हो गए हैं। और जैसा कि रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन्होंने खुद ये फैसला किया है, गिरिराज सिंह ने कहा उन्होंने खुद फैसला किया है बिहार में अलग होने का, यानी बीजेपी अपनी तरफ से चिराग पासवान को टाटा बाय बाय कर दिया है। तो बिल्कुल हम ये तस्वीरें भी देख रहे हैं रविंद्र, किस तरह से उत्साहित है बीजेपी पार्टी, और ये जश्न की तस्वीरें, क्योंकि देखिए फूलों की बरसात हो रही है और ये खुश होने का मौका भी है, क्योंकि आप इसे कह सकते हैं ये एक बम्पर धमाका, ये दिवाली बोनांजा है एक तरह से बीजेपी के लिए कि बिहार जैसे चुनाव में जहां पर बहुत ही टफ फाइट मानी जा रही थी वहां पर जीत दर्ज करना, साथ ही साथ जहां जहां उपचुनाव हुए 11 राज्यों में वहां भी लगभग 40 सीटें हैं जहां पर कमल खिला है। और ये उसी से उत्साहित ये दिखाई दे रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता भी, और जो रणनीतिकार हैं, जो मुख्य चेहरे हैं बीजेपी के, वो आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। जेपी नड्डा जो कि अध्यक्ष पद संभाले हुए हैं और कुछ ही देर में वहां पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त उत्साह अपने चरम पर होगा। अभी ये तस्वीरें देख रहे हैं, ब्रह्मप्रकाश दुबे भी हमारे साथ हैं। ब्रह्मप्रकाश दुबे, बीजेपी पार्टी इस वक्त गदगद है, जो हम देख रहे थे कई राज्य फिसलते जा रहे थे बीजेपी की पकड़ से, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश में भी काफ़ी मुश्किल हुई, बाद में हालांकि उन्होंने फिर वापस ले लिया अपनी झोली में, लेकिन मुश्किलें थी। दिल्ली में चुनाव हारे, लेकिन बिहार में ये जीत, हालांकि मुश्किल जरूर था रास्ता, लेकिन जीत हालांकि दर्ज की आखिरकार एनडीए ने ही। लगता है ब्रह्म तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन रविंद्र को आप देख रहे हैं लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर आने का इंतजार किया जा रहा है। जेपी नड्डा वहां पर बीजेपी अध्यक्ष पहुंच चुके हैं और कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हुए और वो अभिवादन स्वीकार करते हुए। ये दिल्ली का बीजेपी मुख्यालय, बिहार में विजय और यहां दिल्ली में जोरदार जश्न। तो बीजेपी अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, अब इंतजार है किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर तो आप देख ही रहे हैं। और बिहार में जो मोदी की लहर और उसी का ये ब्रांड मोदी की चमक के आगे सब किस तरह से धराशायी हो गए, सब फीके पड़ गए। महागठबंधन ने हालांकि पूरा जोर लगाया और आपने देखा तेजस्वी यादव ने एक दिन में 19 रैलियों को संबोधित किया, कुल मिलाकर 250 रैलियां उन्होंने की, पूरी ताकत अपनी झोंक दी, लेकिन ब्रांड मोदी के आगे कोई नहीं टिक पाया। और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं, ये बिहार में
एनडीए जादुई आंकड़े को छूने में वहां पर कामयाब हो गई और उसके बाद ये जीत का जश्न और उपचुनावों में भी बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन बीजेपी का रहा है और इसीलिए ये खुशी का मौका है और दिवाली का ये शुभारंभ बीजेपी के लिए हो चुका है और कुछ ही देर में ये विजय संदेश जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले भी आपने देखा है जब जब जीत दर्ज की है, जिस राज्य में जो लोकसभा में 2019 में जब जीत दर्ज की थी, उसी के बाद इसी तरह से विजय संदेश जारी किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ाना ये बीजेपी की परंपरा रही है। तो सब वहां पर इकट्ठा होते हैं और फिर विजय संदेश, ये नमो संदेश जो है वो जारी होता है और वही हम सिलसिला अब एक बार फिर से होते हुए देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय में, जहां पर इंतजार किया जा रहा है। रास्ते में आ रहे हैं, उनको स्वागत अभिनंदन, तीनों लोगों को स्वागत अभिनंदन यहीं से पता चल जाएगा। और उसके बाद करोड़ों हिंदुस्तानियों, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के, देशवासियों के हृदय सम्राट, गांव गरीब किसानों के मसीहा, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी आएंगे, उनका भी कार्यकर्ता जोरदार अभिनंदन करेंगे। यहां से जरा एक बार तालियां बजा करके, इतनी तेज ताली बजाओ कि प्रधानमंत्री आवास तक ताली की गूंज पहुंचनी चाहिए। कुछ कार्यकर्ता बाहर हैं, कुछ का बहुत सारे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बाहर हैं, क्योंकि कार्यालय में स्थान कम है इसलिए वो अंदर नहीं आ सकते। उनसे मैं क्षमा मांगता हूं। और जिस प्रकार से जोश उमंग, अपने को कल्पना ही नहीं थी कि कोरोना के समय, इस समय आप लोग इतनी हजारों की संख्या में आकर के अपने नेताओं को सुनने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए आए हुए हैं। दाहिना साइड के जो कार्यकर्ता वो अभी धीरे धीरे अब इधर आएंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से पहले वो स्थान खाली होगा। सुरक्षा की दृष्टि से वो सारा स्थान बीच का खाली होगा, इसलिए वो अभी कार्यकर्ता आएंगे और इधर जगह है, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तो इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और जैसे कि आप सुन रहे थे, मन से कहा जा रहा है कि तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो इतनी तेज होनी चाहिए कि वहां पर प्रधानमंत्री आवास तक वो तालियां जो है उसकी गूंज सुनाई देनी चाहिए। तो ये आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा उत्साहित हैं वहां पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ता और जितनी बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचे हुए हैं बीजेपी मुख्यालय में। हालांकि देखिए कोरोना काल चल रहा है, संकट का ये काल, लेकिन ये इतना ज्यादा उत्साह, इतना ज्यादा जोश, इतना ज्यादा उमंग दिखाई दे रही है, क्योंकि ये देखिए, ये स्ट्राइक रेट देखिए आप बीजेपी का जो इन चुनावों में देखने को मिला, 67%। ये प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों का कमाल था। ब्रह्म प्रकाश दुबे तो हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं, रविंद्र वहां से हमारे दो सहयोगी हैं। रविंद्र, ये स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो देखिए बीजेपी का स्ट्राइक रेट 67%, 67%, और दूसरी पार्टियां तो कहीं ठहरती नहीं है। आरजेडी का 52%, जेडीयू का 37%, वो तो 31 सीटें कम मिली इस बार जेडीयू को। कांग्रेस का 27%। अव्वल रही बीजेपी पार्टी। विमान साहब, बीजेपी के लिए ये विडंबना है। कई बड़े नेताओं का यही कहना था कि जहां हम गठबंधन में होते हैं, चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ, वहाँ भी शिवसेना से ज़्यादा स्ट्राइक रेट बीजेपी का हुआ करता था। पंजाब में अकाली दल से ज़्यादा स्ट्राइक रेट बीजेपी का हुआ करता था और जेडीयू से ज़्यादा स्ट्राइक रेट बीजेपी का पिछले कई चुनाव में रहा है। और इस बार भी आपने देखा कि कितना बड़ा स्ट्राइक रेट रहा है जेडीयू और अन्य विपक्षी दलों से। तो कहीं न कहीं बीजेपी अपने दम पर चुनाव जीतती है जिन राज्यों में, वो अलग बात है, लेकिन गठबंधन में भी जहाँ लड़ती है चुनाव छोटे पार्टनर के रूप में, वहाँ पर भी उसका स्ट्राइक रेट बड़ा, उन सबसे ज़्यादा होता था। एक बात और विमान साहब से थोड़ी देर पहले आपने सवाल किया था कि कई उपचुनावों में जीत हासिल हुई है। न सिर्फ बिहार में सत्ता में वापसी हुई है, बल्कि शिवराज सिंह चौहान की सत्ता भी बच गई है। ये भी बहुत बड़ी जीत है अगर कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या फिर शिवराज सिंह के वहाँ जो सुशासन है उसकी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ओवरऑल देखा जाए तो जो एक मायूसी छाई हुई थी कुछ राज्यों में चुनाव हारने के बाद, पंजाब हो गया, राजस्थान और छत्तीसगढ़,
जिस तरह से मध्य प्रदेश में वापसी हुई है, तो कहीं ना कहीं बिहार उसको और बूस्टअप देगा, जिसकी गूंज आगे चलकर पश्चिम बंगाल में दिखाई दे। ये बीजेपी की पूरी कोशिश होगी और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश होगी। आज जब जनता को संबोधित करेंगे, यहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, संदेश होगा कहीं ना कहीं बिहार और बंगाल की जनता को। जी, लेकिन कम से कम ये बात तो है रविंद्र कि बिहार में इस बार जो विपक्ष है उसने बहुत ही कड़ी टक्कर दी है, कांटे का मुकाबला था। ये देखिए, ये वैसे वहाँ पर हम आपको दिखा दें, ये हलचल भी शुरू हो गई है, यानी कि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच सकते हैं। बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तो अभी अंदर किस तरह से वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है और जेपी नड्डा तो वहाँ पहुँच ही चुके हैं, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और वहाँ पर अब इंतजार किया जा रहा है, किसी भी वक्त देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। 6 बजे का वक्त दिया गया था, हालांकि 6:30 बज चुके हैं, लेकिन अब किसी भी वक्त ये एंट्री हो सकती है क्योंकि वहाँ पर हलचल काफ़ी तेज़ हो चुकी है। गहमा गहमी आप देख रहे हैं, वहाँ पर इंतजार किया जा रहा है क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री की एंट्री होती है तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी के जो प्रबंध हैं वो और ज़्यादा मजबूत कर दिए जाते हैं। लेकिन अंदर की तस्वीरें देखिए आप, जश्न जो है वो पूरे शबाब पर है क्योंकि अब किसी भी वक्त एंट्री हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। रविंद्र वहाँ से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, ये हम बात कर रहे थे कि इस बार देखिए विपक्ष ने भी कांटे की टक्कर वहाँ पर दी है। ये हलचल देखिए, हलचल एक बार फिर से वहाँ पर तेज़ होते हुए, और ये शायद अब देखिए मूवमेंट जो है, अब कई गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं, तो शायद अब ये हो सकता है कि वहां पर ये प्रधानमंत्री मोदी की ये एंट्री हो रही हो और राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, ये भी हमें जानकारी मिल रही है। तो ये काफ़ी जो वीआईपी मूवमेंट जैसे ही होती है तो ऐसे में जो सिक्योरिटी का प्रबंध देखने वाले लोग हैं वहां पर वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वही अभी इस वक्त होते हुए वहां पर बाहर दिखाई दे रहा है। और रविंद्र, हम बात कर रहे थे कि काफ़ी टफ फाइट दी गई वहाँ पर इस बार, और चुनौती ज़रूर इस बार बड़ी है कि विपक्ष वहाँ पर मजबूत स्थिति में है। ऐसे में ये ज़रूर ताज मिल गया है, लेकिन आगे की राह इतनी आसान नहीं रहने वाली बीजेपी जेडीयू गठबंधन के लिए इस बार। इतना तो हम ज़रूर कह सकते हैं, टफ फाइट विपक्ष की ओर से। बिल्कुल मीमांसा, ये सरकार अगर देखा जाए गठबंधन में ही 2 साथी ऐसे हैं जो जीतन राम मांझी 2 सीट लेकर आए हुए हैं और वीआईपी वो भी 2 सीट लेकर, तो कहीं 4 सीट लेकर, तो ये कहीं ना कहीं ये उनके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये 5 साल सरकार कैसे चले। हालांकि कहा जा रहा है कि वीआईपी के जितने भी ये रविंद्र, ये शायद अमित शाह पहुंच गए हैं वहां पर, अगर आपके पास जानकारी हो ये, क्योंकि जितना हम देख पा रहे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो वहां पर वीआईपी मूवमेंट जिस तरह से हो रही है, जितनी गाड़ियों का काफिला वहां पर पहुंचा हुआ है, ये अमित शाह इस कार में बताए जा रहे हैं। अब ये अभी इतना क्लियर नहीं है हालांकि तस्वीर, लेकिन देखिए बीजेपी के अमित शाह ही हैं इस कार में, जैसा कि हम बता रहे थे आपको, और वो भी पहुंच गए हैं। और अमित शाह के बारे में तो क्या बोला जाए, क्योंकि जो मुख्य स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं, गठबंधन में कौन होगा, किसे निकाला जाएगा, किसको कितनी तवज्जो दी जाएगी, सीटों का तालमेल कैसा होगा, ये जो सारी जो पूरी रणनीति होती है, इसके पीछे अमित शाह ही होते हैं। और आप देख रहे होंगे कि बंगाल पर अब उनका पूरा फोकस है। बिहार में हालांकि वो उस वक्त बीमार थे तो जा तो नहीं पाए, चुनावी सभाओं को वो संबोधित नहीं कर पाए, लेकिन जो पूरी स्ट्रैटेजी होती है वो होती है अमित शाह की। और अब उनका पूरा फोकस जो है, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में वो तो 2 दिन के दौरे पर हाल ही में गए थे, वहां पर उनका पूरा फोकस है और वो दावा करें कि 2/3 बहुमत के साथ वहां भी जीत दर्ज करेगी पार्टी। और जो बिहार में जो जीत मिली है उसके बाद हम कह भी रहे हैं कि बंगाल के लिए जो विजय पथ है अब वो तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। रविंद्र, अमित शाह पहुंच गए हैं, अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जेपी नड्डा, अमित शाह, थोड़ी देर में राजनाथ सिंह भी यहाँ पहुँचेंगे। बाकी नेता यहाँ पर जो हैं वो बीजेपी मुख्यालय में पहले से ही पहुँचे हुए हैं, तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि जो रणनीतिकार है, अब हमने देखा है कि स्वस्थ होने के बाद लगभग 1 से 1.5 महीना वो हॉस्पिटल में रहे, घर पर आराम किए, स्वास्थ्य लाभ किए। उसके बाद जैसी डॉक्टरों ने अनुमति दी, छोटी सी अनुमति दी, वो जेपी नड्डा के घर पर पहुँच के, पार्टी अध्यक्ष के घर पर पहुँच गए और पूरे दिन बैठकों का दौर जारी रहा बिहार को लेकर। वहीं पर चिराग पासवान से भी बात किए, फोन पर नीतीश कुमार से भी बात कर रहे थे। कोर ग्रुप की बैठकों का भी वहाँ पर वो उसमें शामिल हो रहे थे। तो और एक दिन नहीं, कई दिन लगातार
तो ये रणनीतिकार, जैसा कि आपने भी कहा, चाणक्य जिसको कहा जाता है बीजेपी का, वो स्वास्थ्य लाभ के बाद तुरंत बिहार में उतर गए। हालांकि वो बिहार में चुनावी रैलियां नहीं किए, क्योंकि उनसे जब बात हुई थी उन्होंने खुद कहा था कि डॉक्टरों ने उनको ये अनुमति नहीं दी थी 4 तारीख 5 तारीख से पहले कि वो कहीं भी बाहर जाकर मास रैली करें, और जैसी अनुमति दी वो पश्चिम बंगाल में आए। और पश्चिम बंगाल में आपने देखा, बांकुरा में गए, कई सभाओं को उन्होंने संबोधित किया, कई हजारों लोगों को संबोधित किया, उन्होंने रोड शो किया, जिसमें हमने खुद देखा था कि दोनों तरफ सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग उनका घंटों इंतजार कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर रणनीतिकार यहाँ पर आ गए हैं, कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पर मंच पर भी अमित शाह मौजूद रहेंगे। तो जाहिर तौर पर अब उनके, अगर कहा जाए रणनीति में या उस कहीं न कहीं सोच में होगा, तो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल की कि कैसे वहाँ पर ममता बनर्जी के शासन को टीएमसी की जगह पर बीजेपी का भगवा फहराया जाए, और यही रणनीति वो आने वाले दिनों बनाएंगे। और कहा तो ये जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है, कि जनवरी के बाद अमित शाह पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में जाकर बैठ जाएंगे, कोलकाता में बैठ जाएंगे, और वहीं से 4 महीना मोर्चा संभालेंगे। क्योंकि कहा जा रहा है और ये माना जाता है कि टीएमसी का जो वर्क कल्चर है, उसको अगर कोई टक्कर दे सकता है, सियासी टक्कर दे सकता है, या ममता बनर्जी को कोई सियासी टक्कर दे सकता है, तो वो अमित शाह ही हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि 4 महीने या 3 महीने वो कोलकाता में डेरा डालकर बीजेपी का नैया पार कराने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे पश्चिम बंगाल में। जी बिल्कुल, और ट्रेलर तो हमने रविंद्र देख ही लिया लोकसभा चुनावों में। टीएमसी की चूल्हे हिला दी बीजेपी ने, जो कभी वहां पर अस्तित्व में नहीं होती थी, और इतनी कामयाबी हासिल की कि अब दीदी भी घबरा गई हैं। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं करने देती जब अमित शाह वहां पर पहुंचते हैं। इतना डर है, इतना खौफ है। बिल्कुल मीमांसा, देखिए कि टीएमसी के कई ऐसे कद्दावर नेताओं को बीजेपी में लाना, मुकुल राय छोटे मोटा नेता नहीं थे। ममता बनर्जी, आज अगर ममता बनर्जी है, तो शुरुआती दौर में किसी ने उनको, जैसा कि अमित शाह यहाँ के लिए हैं, उसी तरह से टीएमसी के लिए मुकुल रॉय थे, और उन्होंने रणनीति बना के स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई कि ममता बनर्जी वहाँ पर मुख्यमंत्री बनी, और लगातार लोकसभा चुनाव में उनके सांसदों की संख्या बढ़ती रही। लेकिन 2019 में मुकुल राय बीजेपी में थे, अमित शाह बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार चाणक्य, और सब ने मिलकर ऐसी रणनीति बनाई, और चेहरा वाकई ब्रांड नरेंद्र मोदी। 19 सीटें, 18 से 19 सीटें लोकसभा के चुनाव में जीतना, ये बड़ी बात है। और विधानसभा की, जैसा कि पहली बात हो रही है, उसके आंकड़े देखा जाए तो 125 करीब सीटों पर बीजेपी की जीत दर्ज हुई है। उसी आंकड़े को आगे बढ़ाना है अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और यही वजह है कि अमित शाह 200 का जो एक आंकड़ा दे रहे हैं कि इस बार 200 पार, तो कहीं ना कहीं उस स्ट्रैटेजी के पीछे यही बात होगी जो लोकसभा चुनाव में बनाई गई थी, और इतनी बड़ी संख्या में सांसद वहां से चुनकर जीतकर आए थे। और अभी भी देखिए, कोलकाता गए थे, संबोधित किए कई लोगों को, लेकिन वहाँ के पूर्व मेयर थे जो टीएमसी के हैं, उनको भी पार्टी में शामिल कराया था अभी कुछ दिन पहले ही। तो कहीं ना कहीं टीएमसी के कद्दावर नेताओं को बीजेपी में शामिल करा, यह रणनीति अमित शाह की है ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए। जी, बिहार में विजय और दिल्ली में यहाँ पर जश्न, और आप देख रहे हैं जेपी नड्डा वहाँ पर पहुंच ही गए हैं। कुछ ही देर में राजनाथ सिंह भी पहुंच जाएंगे, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह भी पहुंच गए हैं, और इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.